अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 20 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। और कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एग्ज़ाम के अंदर आप इसको लिख सकते हैं। इसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ लिख दिए। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड अपॉन सेवरल अजम्पशंस। जब बोहर थ्योरी या बोहर मॉडल हमने पढ़ा तो उसमें मुख्तलिफ अजम्पशंस थी। डू एनी ऑफ दीज अजम्पशंस कंट्राडिक्ट क्लासिकल फिजिक्स? क्या इनमें से कोई अजम्पशन क्लासिकल फिजिक्स को कंट्राडिक्ट भी करती है? अब यहाँ पर पहला सवाल तो ये बनता है कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मतलब बोहर थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स को कंट्राडिक्ट करती है या नहीं करती। तो बोहर थ्योरी जो है ये बेसिकली क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स दोनों पे बेस करती है। इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें क्लासिकल फिज़िक्स भी शामिल है, मॉडर्न भी शामिल है। तो क्या क्लासिकल फिज़िक्स की कोई कंट्राडिक्शन भी है बोहर थ्योरी में? तो इसको हम बेसिकली कहते हैं सेमी क्लासिकल थ्योरी, यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स भी इसमें है और क्लासिकल फिज़िक्स भी है। अब जो एक क्लासिकल मॉडल है एटम का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस क्लासिकल मॉडल के मुताबिक दरमियान में एटम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है, अब जाहिर बात है कि अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट तो कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन मौजूद है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मुताबिक जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा, यानी कि वो रेडिएट करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी भी होती है। इसका मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी कम होनी चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है। अब क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये रेडिएट भी कर रहा है, नतीजे में इसकी एनर्जी मुसलसल कम हो रही है। अगर इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसका जो ऑर्बिट है ये छोटा होता जाएगा मुसलसल, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। एक्चुअली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बोहर ने इस कंट्राडिक्शन को रिमूव किया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी सर्टेन एनर्जी लेवल में है या ऑर्बिट में है तो उस वक्त वो रेडिएट नहीं करता। वो रेडिएट तभी करेगा जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा और वहाँ से वापस फिर ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो उस वक्त वो रेडिएट कर सकता है, लेकिन एक ऑर्बिट में रहते हुए वो रेडिएट नहीं करता। अब इसको हम पढ़ भी लेते हैं। बोहर थ्योरी इज़ अ सेमी क्लासिकल थ्योरी। फर्स्ट पास्टुलेट, यानी कि बोहर थ्योरी का जो फर्स्ट पास्टुलेट है वो कंट्राडिक्ट करता है द क्लासिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड एंड विल रेडिएट कॉन्टिन्यूसली। मुसलसल अगर वो क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक अगर वो एक्सेलरेटेड है तो मुसलसल रेडिएशन एमिट करेगा। इट्स ऑर्बिट विल गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर and finally it will fall to the nucleus. But according to Bohr's theory, electron in a certain orbit will keep on orbiting without radiating energy. I hope कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ और स्टेटमेंट पढ़ने के साथ हम इसको डिस्कस भी करते हैं जी। स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ मेंट बाय लाइन स्पेक्ट्रम। पहले तो बताएं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बाद एक्सप्लेन हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो मुख्तलिफ एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, हमें नहीं पता, हमारे सामने दोनों का एनर्जी स्पेक्ट्रम है, दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन कौन सा है हीलियम कौन सा है, दोनों को अलग अलग करना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, दोनों बातों का जवाब देते हैं। पहली बात का जवाब कि लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए, ये मैंने दो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है इससे ऊपर। अब व्हेन अ गैस एट लो प्रेशर, ठीक है, कोई भी गैस लो प्रेशर पे जब हम उसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होगा,
उस गैस के एटम्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, एक्साइट होने का मतलब है कि वो एनर्जी गेन करेंगे और ग्राउंड लेवल से कहाँ चले जाएंगे, वो हायर एनर्जी लेवल में। अब हायर एनर्जी लेवल से जब ये वापस ग्राउंड लेवल में आएंगे, इसको कहते हैं डी एक्साइट होना। तो उस वक्त ये एक फोटोन इमिट करेंगे, या एक फोटोन बेसिकली आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेंगे। अब ये जो रेडिएशन एमिट करते हैं एटम्स, इन रेडिएशन का अगर आप एनर्जी स्पेक्ट्रम बनाएं तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रम आपको इस तरह का नज़र आता है कि उसमें आपको डेफिनेट वेवलेंथ नज़र आती है, यानी कि इस तरह की लाइंस नज़र आती हैं जो कि पैरेलल होती हैं और शार्प होती हैं। अब हर लाइन की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है, हर लाइन की एक ख़ास वेवलेंथ होती है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं यहाँ पर बनी हुई हैं, इन लाइंस की एनर्जी डिस्क्रीट है, इसके दरमियान गैप्स हैं, तसलसल नहीं है, कॉन्टीन्यूटी नहीं है। ठीक है, अब एक एटम का ये लाइन स्पेक्ट्रम है, उस एटम की जो वेवलेंथ है जाहिर बात है वो भी ख़ास वेवलेंथ होंगी। अगर आप कोई दूसरा एलिमेंट लेके आएंगे तो उसकी वेवलेंथ की जो वैल्यूज़ हैं वो भी स्पेशल होंगी, डेफिनेट होंगी। तो इस बुनियाद पर हम ये बता सकते हैं कि इस वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं ये फ़लाँ एलिमेंट से क्रॉसपॉन्ड करती हैं या फ्ला एलिमेंट की हैं, और ये वाली जो वेवलेंथ है ये फ्ला एलिमेंट की है। तो हर एलिमेंट का ये जो सेट होता है, ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी वेवलेंथ भी डेफिनेट होती हैं, ख़ास होती हैं। ठीक है, इस बुनियाद पर, इस लाइन स्पेक्ट्रम की बुनियाद पर हम एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, तो इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ जी। कैन द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो एब्जॉर्ब कर सकता है अ फोटोन ऑफ एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमसे 2 सवाल पूछे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है जी, और वो फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है जिस फोटोन की एनर्जी हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्या इससे ज़्यादा एनर्जी वाला भी एब्जॉर्ब कर सकता है। अब हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो +13 पॉजिटिव होती है, आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी, और कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा फोटोन वो एब्जॉर्ब कर ले जिसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से रिमूव हो सकता है, वो एटम आयोनाइज हो सकता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, कम पे तो कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब फ़र्ज़ करें कि मैं कोई ऐसा फोटोन फॉल करवाता हूँ उस पर जिसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है, तो उसको वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको वो लिफ्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादा वाले को एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे? अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी ज़्यादा है तो वो जो एक्सेस एनर्जी है, वो जो सरप्लस एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि पहले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए उसको वहाँ से रिमूव करने के लिए उसकी ऑर्बिट से, और जो बाकी एनर्जी होगी उसको इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। यस, इसका आंसर है जी यस, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी ग्रेटर देन 13.6, सरप्लस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखिए, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, लेकिन अगर आप स्पेक्ट्रम देखें, तो अगर आप लोग स्पेक्ट्रम देखें तो स्पेक्ट्रम में तो हमें बहुत सारी लाइंस नज़र आती हैं। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन एक है तो इससे मुराद अगर हम ये ले लें कि एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एनर्जी लेवल भी एक ही होगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनर्जी लेवल्स इन्फिनिट होते हैं। हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इवन एक ऑर्बिट में भी अगर इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस ऑर्बिट में वो डिफरेंट सब शेल के अंदर हो सकता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी लेवल एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी लेवल भी एक या दो होंगे, एनर्जी लेवल इन्फिनिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाए भी हैं, ये देखें।
तो एनर्जी लेवल बहुत सारे हो सकते हैं और आपको पता है कि हर दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब ट्रांजिशन होगी तो एक फोटोन एमिट करें। मसलन फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से वो इससे नीचे वाला जो लेवल है वहाँ पर आता है तो वो एक फोटोन एमिट करेगा। अब इस फोटोन की जो वेवलेंथ होगी बहुत सारी बात है यूनिक होगी। अगर ये यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन करता है तो वो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। इसका मतलब है चूँकि एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं और हर दो एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है, हर दो एनर्जी लेवल के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर सकता है। जब बहुत सारी ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी लाइंस भी हमें स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजिशंस की वजह से हमें बहुत सारे फोटॉन्स मिलेंगे। अब हर फोटोन की वेवलेंथ डिफरेंट होगी जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम के ऊपर बहुत सारी लाइंस मिल सकती हैं। तो देयर आर इन्फिनिट एनर्जी लेवल्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल डी एक्साइड का मतलब है कि वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। इट में एंड अप टू एनी एनर्जी लेवल, अब वो किसी भी दो एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन कर सकता है। इट मीन्स देयर आर सो मेनी ट्रांजिशंस आर पॉसिबल सिंस ईच ट्रांजिशन गिव अ लाइन। अब हर ट्रांजिशन से चूंकि एक फोटोन निकलेगा तो हमें स्पेक्ट्रम पे एक लाइन मिलेगी जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है। वी में गेट अ फुल स्पेक्ट्रम, तो उससे हमें एक फुल स्पेक्ट्रम मिल सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि एनर्जी लेवल भी एक ही होगा। चाहे इलेक्ट्रॉन एक भी है एनर्जी लेवल फिर भी इनफिनिट है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 और मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट्स अ फोटोन ऑफ लाइट। तो क्या जब एक एटम एक रेडिएट कर रहा है, एक फोटोन वो इमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, तो क्या उसकी एनर्जी कंजर्व्ड है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि एटम खुद से एनर्जी कैसे रेडिएट कर सकता है। ये तो हम कंट्राडिक्ट करके आए हैं पहले क्वेश्चन में, तो खुद से एटम एनर्जी कैसे रेडिएट कर रहा है, कैसे वो खुद से एनर्जी खारिज कर रहा है? तो खुद से वो नहीं कर रहा। एक्चुअली क्या होता है, पहले तो हम ये देखते हैं कि एटम, हम जब कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? एक्साइट होने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से या ग्राउंड लेवल से जब किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो कैसे जाता है? वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन पहुंच गया जी हायर एनर्जी लेवल में, तो हम कहते हैं कि एटम जनाब एक्साइट हो गया। अब हायर एनर्जी लेवल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होगा, वो वापस आएगा अपने उसी लेवल पे जहाँ से वो गया था। तो जब वो वापस आएगा जितनी एनर्जी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी का फोटोन वो इमिट करेगा। फ़र्ज़ करें कि उसने जो फोटोन एब्जॉर्ब किया था उसकी एनर्जी थी फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जब वो डी एक्साइट करेगा, अपनी औकात पे वापस आएगा, यानी कि अपने उसी लेवल पे वापस आएगा, तो उसी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन ही वो रेडिएट करेगा। सो यहाँ पर एनर्जी 100% कंजर्व कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन वाई अ ग्लोइंग गैस गिव्स ओनली सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब कोई गैस ग्लो कर रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त उससे जो हमें उसका जो एनर्जी स्पेक्ट्रम मिल रहा होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ख़ास क्यों होती हैं, ठीक है जी, चंद एक वेवलेंथ होती हैं। वाई दैट गैस इज़ कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द सेम वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ वो खारिज कर रही है गैस, सिर्फ उन्हीं वेवलेंथ को ही वो एब्जॉर्ब करती है और दूसरी किसी फोटोन को वो लिफ्ट क्यों नहीं कराती? गिव अ रीज़न वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू अदर वेवलेंथ्स। रीज़न बताएं कि बाकी वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं करती, ठीक है। अब इसका जवाब बहुत आसान है, ये देखें, ये जो दो एनर्जी लेवल्स हैं ना, अब एनर्जी लेवल चूँकि डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है, अगर इन दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है, फ़र्ज़ कर लें कि इस लेवल की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस लेवल की एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो हमें कितनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में लेकर जाते हैं? अब देखें, अब इन दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस बन रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर आप इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन देंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, इसके अलावा वो किसी को लिफ्ट नहीं कराएगा। अब गैस ग्लो कैसे करती है? जब उसके एटम एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होने पर वो एनर्जी खारिज करते हैं और गैस ग्लो करती है। अब हमने कहा कि इन दो एनर्जी लेवल, कोई भी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही वो फोटोन एमिट करती है और उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही वो फोटोन को एब्जॉर्ब करती है। अब अगर आपने कोई ऐसा फोटोन दे दिया जिसकी एनर्जी इन एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो उसको वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो गैस है ये फलां वेवलेंथ के लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीटनेस का। एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं और एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर ही अगर आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसको देख लें जी, energy levels in an atoms are discrete. When an electron jumps to higher energy level, it only absorbs the photon whose energy is equal to energy difference of two level, जैसा कि मैंने बताया। Similarly, it emits the photon. बिल्कुल ऐसे ही वो फोटोन जब इमिट करता है तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ होती है या उसकी जो एनर्जी होती है वो भी दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होती है। Hence it is transparent to other wavelength। तो अगर कोई और दूसरा फोटोन आप वहाँ पर देंगे, उसकी एनर्जी या उसकी वेवलेंथ इन लेवल की एनर्जी डिफरेंस के बराबर नहीं है, तो उसको वो एटम या वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। हम जब ये कहते हैं कि भाई एटम एक्साइटेड है तो इसका मतलब क्या होता है? पुरजोश है। ठीक है, तो एटम एक्साइट होने का मतलब मैं आपको बार बार पीछे बता चुका हूँ, लिहाजा मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहा हूँ। इसमें पूछा गया क्या एक्सरेज की भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हो सकती है? तो एक्सरेज हैं तो वेव्स ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ये जो विजिबल लाइट है ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। सो अगर लाइट की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो सकती है तो एक्सरेज की भी ये सब कुछ होना चाहिए। और एक और बात हमने ये पढ़ा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ये सारी की सारी ही ट्रांसवर्स होती हैं। सो हर ट्रांसवर्स वेव की पोलराइजेशन भी हो सकती है, सिर्फ कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव की पोलराइजेशन नहीं होती। जैसे साउंड है, साउंड कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, लिहाजा साउंड की पोलराइजेशन नहीं होती। लेकिन जितनी भी ट्रांसवर्स वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, चाहे वो एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल है, वो IR है, या वो माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये सारी की सारी ट्रांसफर्स हैं और सब की ही पोलराइजेशन भी हो सकती है। लिहाजा ये सारी चीज़ें एक्सरेज के साथ भी हो सकती हैं। येस, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैन बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड लाइक ordinary light. Also we know that all EM waves, EM से मुराद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर ट्रांसवर्स और ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन बचे हैं जी जस्ट दो, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, उनको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम पहुंच गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है कि लेज़र के क्या बेनिफिट्स हैं। ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र को अगर कंपेयर किया जाए तो मैं चंद एक बेनिफिट्स आपको गिनवाता हूँ जी। आपको पता है कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, यानी कि वो एक डायरेक्शन में जाने की बजाय मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डिस्पर्स हो जाती है। लिहाजा अगर आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे उसकी रेंज को देखना है तो वो कम होगी। लेकिन लेज़र जो होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती है। सो अपनी एनर्जी को डिस्पर्स या अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बगैर ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकती है। इट इज़ मोनोक्रोमेटिक, ये ऑर्डिनरी लाइट भी उसको भी मोनोक्रोमेटिक बनाया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ इंटेंस। अब आपको पता है कि लेज़र जो है इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, इससे हम कटिंग का काम ले सकते हैं, हम इसको बहुत ही डीप किसी भी एक फाइन स्पॉट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेज़र जो है ऑर्डिनरी लाइट के मुकाबले में ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं या ये इसके एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बचा है उसमें हमसे पूछा गया कि भाई अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं करते, ठीक है, वो क्यों ज़रूरी है लेज़र एक्शन के लिए। अब देखें, लेज़र का मतलब ही स्टिम्युलेटेड एमिशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होता है
कि मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास जो एटम्स पड़े होते हैं उनको हमने स्टिम्युलेट करना होता है। अब उनको स्टिम्युलेट कौन करता है? हम यहाँ से जो फोटॉन्स भेजते हैं, ये फोटॉन्स इन एटम्स को स्टिम्युलेट करते हैं और ये वापस आते हैं अपने ग्राउंड लेवल पे। अब देखें, फ़र्ज़ कर लें कि अगर स्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन कम है, एटम्स की तादाद कम है, तो आपने ये जो फोटोन भेजे हैं, ये फोटोन ग्राउंड स्टेट वाले जो एटम्स हैं एब्जॉर्ब कर लेंगे। नतीजा क्या होगा कि स्टिम्युलेटेड एमिशन नहीं होगा। अगर स्टिम्युलेटेड एमिशन नहीं होगा तो लेज़र एक्शन भी हम अचीव नहीं कर सकते। सो इफ़ वी डिडंट अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन, इनकमिंग फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे लिखना था मैंने, ग्राउंड स्टेट एटम्स। ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट एटम्स, एंड स्टिम्युलेटेड एमिशन विल नॉट बी पॉसिबल। और अगर स्टिम्युलेटेड एमिशन नहीं हो पाएगा तो फिर लेज़र एक्शन भी नहीं होगा। तो बच्चों, आई होप के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।